जिक्सॉ पजल की तरह देख रही हैं। जी। आज हमारे कल्पना कीजिए कि आप भारत को एक विशाल जिक्सॉ पजल की तरह देख रही हैं। जी। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें इस पहेली के सबसे जरूरी टुकड़े दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे इसके कोने कहाँ हैं? इसके किनारे कैसे दिखते हैं और इसके अंदर की सबसे बड़ी और रंगीन तस्वीरें कौन सी हैं। आज हम भारत के भूगोल की एक गहरी और दिलचस्प पड़ताल करने वाले हैं और हमारा मकसद सिर्फ आंकड़े जानना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि ये आंकड़े, ये रेखाएं और ये पहाड़, ये सब मिलकर भारत की वो तस्वीर कैसे बनाते हैं जिसे हम जानते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से पहेली को सुलझाने जैसा ही है। हर टुकड़ा, चाहे वो अक्षांश, देशांतर का कोई नंबर हो या किसी पठार का नाम, वो दूसरे टुकड़ों से जुड़ा है। और जब हम इन टुकड़ों को सही जगह पर रखते हैं, तो हमें सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि एक जीती जागती कहानी मिलती है। कहानी इस बात की कि क्यों कुछ इलाके ज्यादा हरे भरे हैं और कुछ सूखे। हाँ, और क्यों कहीं आबादी ज्यादा है और कहीं कम। तो चलिए इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं और देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत ठीक कहाँ बैठता है। तो सबसे पहले अगर हमें भारत को दुनिया के ग्लोब पर पिन करना हो तो वो पिन कहाँ लगेगी। हमारे स्रोत कुछ सटीक निर्देशांक देते हैं, पर इन नंबरों का असल मतलब क्या है। देखिए, ये नंबर ही हमारी पहेली का कह सकते हैं फ्रेम बनाते हैं। स्रोत बताते हैं कि भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया के नक्शे पर भूमध्य रेखा के ऊपर और ग्रीनविच मीन टाइम वाली लाइन के दाईं ओर है। ठीक है। अब नंबरों पर आते हैं। इसका फैलाव दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। रुकिए, ये तो लगभग 30 डिग्री का फासला हुआ। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत के एक सिरे और दूसरे सिरे के मौसम में जमीन आसमान का अंतर होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इन नंबरों का असली मतलब है। इसी 30 डिग्री के फैलाव की वजह से जब उत्तर में लद्दाख बर्फ की चादर ओढ़े होता है, उसी समय दक्षिण में कन्याकुमारी में लोग उमस भरी गर्मी महसूस कर रहे होते हैं। वाह। ये एक ही देश के अंदर मौसम की जबरदस्त विविधता को जन्म देता है। और पूर्व पश्चिम का फैलाव? वही हाल पूर्व पश्चिम के फैलाव का है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये भी लगभग 30 डिग्री का ही अंतर है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात से बहुत पहले उग जाता होगा। करीब 2 घंटे पहले। ये एक कमाल की बात है कि देश के एक हिस्से में सुबह के 5 बजे उजाला हो जाता है और दूसरे हिस्से में तब भी रात होती है। हाँ, लेकिन फिर भी हमारी घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई स्थिति की बात। अब आकार पर आते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है, पर दुनिया के लिहाज से ये कितना है? दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4%। सिर्फ 2.4%? हाँ, इस लिहाज से हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अब आता है। वो क्या? इस 2.4% जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है, 2011 की जनगणना के हिसाब से। अरे वाह, 2.4% जमीन और 17.5% लोग, ये तो एक बहुत बड़ा असंतुलन है। बहुत बड़ा। इसका असल मतलब क्या हुआ? क्या इसका असर हमें शहरों की भीड़ या खेती की जमीन पर बढ़ते दबाव में दिखता है? बिल्कुल, यही वो इंसाइट है जो इन 2 नंबरों के पीछे छिपा है। इसका मतलब है कि हमारे हर संसाधन पर, चाहे वो पानी हो, जमीन हो या जंगल, दुनिया के औसत से कहीं ज्यादा दबाव है। ये बताता है कि हमारे शहरों का विस्तार इतनी तेजी से क्यों हो रहा है और क्यों हम अपनी कृषि उत्पादकता लगातार बढ़ाने की जरूरत है। सही बात है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, भारत की सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों में से एक की जड़ है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमने पहेली का फ्रेम और उसका आकार समझ लिया है। अब इसके 4 कोनों को ढूंढते हैं। मतलब भारत के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। यहाँ अक्सर दक्षिणी बिंदु को लेकर थोड़ी उलझन होती है। हाँ, और ये एक दिलचस्प अंतर है जिसे समझना जरूरी है। अगर हम पूरे भारत की बात करें, जिसमें द्वीप भी शामिल हैं, तो सबसे दक्षिणी कोना इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। अच्छा, जो 2004 की सुनामी में थोड़ा डूब भी गया था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं भारत की जमीन पर दक्षिण तक यात्रा करना चाहती हूँ, तो उसकी यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में खत्म होगी। एग्जैक्टली।
तो ये एक आम गलती है जो लोग करते हैं। इंड्रा पॉइंट तकनीकी रूप से सही है, लेकिन जब हम भारत के नक्शे को जमीन पर महसूस करने की बात करते हैं, तो असली अनुभव कन्याकुमारी का है। सही कहा। और पूरब और पश्चिम के छोर? सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, चीन की सीमा के पास बसा एक छोटा सा गांव। और सबसे पश्चिमी? वो है गुजरात के कच्छ में गुहार मोती। तो इन दोनों कोनों के बीच की दूरी कितनी हुई? इन दोनों के बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर्स, और अगर हम उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक की दूरी देखें तो वो है 3214 किलोमीटर्स। मतलब लगभग 3000 किलोमीटर का फासला। इतनी विशाल दूरी को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत सीमा की जरूरत होती है। तो अब पहेली के किनारों को जोड़ने का समय है, यानी भारत की ये सीमाएं दिखती कैसी हैं, जमीन पर और समंदर में? भारत की जमीनी सीमा, मतलब वो हिस्सा जो दूसरे देशों से लगता है, वो 15,106.7 किलोमीटर लंबी है। 7 देशों को छूती है ना? हाँ, 7 देशों को। और अगर हम समुद्री किनारे की बात करें, यानी तटरेखा की, तो द्वीपों को मिलाकर ये 7516.6 किलोमीटर है। तटरेखा से जुड़ा एक हैरान करने वाला तथ्य स्रोतों में है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, 1214.70 किलोमीटर्स। मैं हमेशा सोचती थी कि शायद आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु जैसे राज्यों की तटरेखा लंबी होगी। ये एक आम धारणा है, लेकिन गुजरात का नक्शा देखिए। अच्छा? कच्छ और खंभात की खाड़ियों की वजह से इसकी तटरेखा बहुत ज्यादा घुमावदार और कटी-फटी है, जिससे इसकी लंबाई बढ़ जाती है। दिलचस्प है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबको पीछे छोड़ देता है, 1962 किलोमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 500 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीपों का समूह है और हर द्वीप की अपनी तटरेखा होती है। और सबसे छोटे? सबसे छोटी तटरेखा है गोवा की, सिर्फ 118 किलोमीटर। अब जब पहले का भारी ढांचा तैयार है, चलिए इसके अंदर खींची गई कुछ अदृश्य लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रेखाओं को देखते हैं। जरूर। कर्क रेखा से शुरू करते हैं। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक ऐसी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पर ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर तो है नहीं, इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा असर हमारे मौसम पर पड़ता है। कैसे? आसान शब्दों में कहें तो इस रेखा के नीचे का जो भारत है, वो हिस्सा है जहां सूरज लगभग पूरे साल सिर पर या उसके आसपास रहता है। यानी ट्रॉपिकल जोन। हाँ, मतलब यहाँ का मौसम गर्म और नमी वाला उष्ण कटिबंधीय होता है। और इसके उत्तर का हिस्सा वो है जहां मौसम बदलते हैं, जहां सर्दियां भी होती हैं। यानी सब ट्रॉपिकल। बिल्कुल। ये रेखा ही तय करती है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा क्यों ज्यादातर गर्म रहता है और उत्तरी हिस्से में मौसम का चक्र क्यों चलता है। और समय वाली पहेली पर वापस आते हैं। 2 घंटे का अंतर होने के बावजूद पूरा देश एक ही समय कैसे मानता है? इसका हल है भारतीय मानक समय यानी IST की रेखा। यह 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो देश के लगभग बीच से गुजरती है, ताकि पूरब और पश्चिम दोनों तरफ समय का फासला लगभग बराबर रहे। सही कहा। ये रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास मिर्जापुर से होकर निकलती है और ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे है। क्या इस एक टाइम जोन को लेकर कभी कोई बहस हुई है? पूर्वोत्तर के लोगों को तो काफी दिक्कत होती होगी। ये एक बहुत बड़ी और लगातार चलने वाली बहस है। पूर्वोत्तर में सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन दफ्तर और स्कूल पूरे देश के साथ 10 बजे खुलते हैं। इससे तो उनकी दिन की रोशनी का काफी नुकसान होता होगा। बिल्कुल। और बिजली की खपत भी बढ़ती है। कई बार चाय बागान टाइम जैसे अलग टाइम जोन की मांग उठी है। लेकिन अभी तक एक ही टाइम जोन लागू है। हाँ, राष्ट्रीय एकता और रेलवे जैसी सेवाओं में भ्रम से बचने के लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आते हैं। हमारे स्रोतों में रेड क्लिफ, मैकमोहन जैसी रेखाओं का जिक्र है। ये सिर्फ नाम नहीं, इनके पीछे पूरा इतिहास है। बिल्कुल, ये रेखाएं सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं, इन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगियां और तकदीरें बदल दी। जैसे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय खींची गई थी और मैकमोहन रेखा 1914 में भारत और तिब्बत के बीच तय हुई थी, जिसे अब चीन नहीं मानता। और यही हमारे सीमा विवाद का एक बड़ा कारण है। हाँ, इसी तरह ड्यूरेंट रेखा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, जिसका छोटा सा हिस्सा आज पाक अधिकृत कश्मीर से लगता है। अब जब पहेली का ढांचा और अंदर की रेखाएं बन गई हैं, तो चलिए इसके अंदर के बड़े और ऊंचे नीचे टुकड़ों को देखते हैं। यानी इसके पहाड़ और पठार। हाँ, जो इस तस्वीर को इसकी असली शक्ल देते हैं।
सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पर यहाँ एक बात जानना जरूरी है ना? हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में उस हिस्से में है जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। ठीक है। और भारत के दूसरे हिस्सों में कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं? हमारे स्रोतों में कुछ और दिलचस्प चोटियों का जिक्र है, जैसे अरावली की पहाड़ियां। जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती हैं। बिल्कुल, सोचिए ये तब बनी थी जब हिमालय का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। अच्छा। इनकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, राजस्थान के माउंट आबू में। फिर अगर हम दक्षिण भारत चलें तो वहां की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, केरल की अन्नामलाई पहाड़ियों में। कितनी ऊंचाई है इसकी? 2695 मीटर। स्रोतों में भारत का रूर का जिक्र है। ये एक बढ़िया सादृश्य है। ये क्या है और इसे ऐसा क्यों कहते हैं? भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। और ये नाम आया है जर्मनी से? हाँ, ये नाम जर्मनी के रूर औद्योगिक इलाके से लिया गया है, जो कोयले और खनिजों के लिए मशहूर है। ठीक उसी तरह भारत का छोटा नागपुर पठार, जो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में फैला है, खनिजों का खजाना है। मतलब देश का ज्यादातर कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट सब यहीं से निकलता है। ये भारत की औद्योगिक रीढ़ है। और दक्कन के पठार के बारे में क्या खास है? दक्कन का पठार एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट का नतीजा है। लाखों साल पहले इस पूरे इलाके पर काली, उपजाऊ मिट्टी की एक मोटी चादर बिछ गई थी। इस मिट्टी को रेगूर भी कहते हैं, है ना? हाँ, और ये कपास की खेती के लिए दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टियों में से एक है। इसीलिए ये पूरा क्षेत्र कपास उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। तो हमने जमीन की बात की, अब उस जमीन पर रहने वाले लोगों की बात करते हैं। आपने शुरू में भूमि जनसंख्या असंतुलन का जिक्र किया था। 2011 की जनगणना के आंकड़े इस पहेली में इंसानी तस्वीर कैसे जोड़ते हैं? ये आंकड़े उस तस्वीर को और गहरा करते हैं। 2011 में भारत की आबादी 121 करोड़ थी। और जनसंख्या घनत्व? जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या 382 थी। इसे जरा आसान शब्दों में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि अगर हम 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एक स्क्वायर बनाएं, तो उसमें औसतन 382 लोग रहते हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक होने का सबूत है। और ये घनत्व हर जगह एक जैसा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। गंगा के मैदानी इलाकों या केरल जैसे तटीय राज्यों में ये घनत्व 1000 को भी पार कर जाता है। और पहाड़ी इलाकों में? जबकि अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में ये बहुत कम है। ये दिखाता है कि लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं। जहाँ जमीन उपजाऊ हो और पानी उपलब्ध हो। बिल्कुल, यहीं पर भूगोल और जनसंख्या का रिश्ता साफ दिखता है। साक्षरता और लिंगानुपात जैसे सामाजिक आंकड़े क्या कहानी बताते हैं? 2011 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं था, जो एक सामाजिक चुनौती की ओर इशारा करता है। और साक्षरता दर? साक्षरता दर 74% थी, लेकिन इसमें पुरुषों 82% और महिलाओं 65% के बीच एक बड़ा अंतर था। ये अंतर दिखाता है कि विकास का लाभ सब तक बराबर नहीं पहुंचा था। सही बात है। इसी तरह 68.8% आबादी गांव में रहती थी। ये बताता है कि 2011 में भी भारत की आत्मा गांव में ही बसती थी, भले ही शहर तेजी से बढ़ रहे थे। तो आज हमने भारत की इस भौगोलिक पहेली के कई अहम टुकड़ों को जोड़ा। हमने इसके कोनों को ढूंढा, इसके किनारों को समझा और इसके अंदर की महत्वपूर्ण रेखाओं, पहाड़ों और पठारों को उनकी सही जगह पर रखा। हाँ, और हमने देखा कि ये टुकड़े अलग अलग नहीं हैं। देश का अक्षांशीय फैलाव यहाँ की जलवायु तय करता है। और जलवायु ये तय करती है कि मिट्टी कैसी होगी और कौन सी फसलें उगेंगी। बिल्कुल, और मिट्टी और फसलें ये तय करती हैं कि किस इलाके में कितनी आबादी बसेगी। हाँ, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सही है। 2.4% जमीन पर 17.5% आबादी का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि इस पूरी जुड़ी हुई कहानी का सार है। ये सब हमें भारत की जटिलता और विविधता की एक शानदार तस्वीर देता है। हर आंकड़ा, हर रेखा, हर पहाड़ एक कहानी कहता है। बिल्कुल, और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बताइए। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ज्यादातर 2011 के आंकड़ों पर आधारित हैं। जरा सोचिए, पिछले एक दशक से ज्यादा समय में जब हमने एक डिजिटल क्रांति, तेज शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के शुरुआती असर देखे हैं, तब ये पहेली कैसे बदल गई होगी। ये सोचने वाली बात है।
क्या हमारी तटरेखाएं समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण बदल रही हैं? क्या लोग पानी की कमी के कारण एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं? मतलब आज अगर हम ये पहेली दोबारा बनाएं तो शायद कुछ टुकड़े अपनी जगह बदल चुके होंगे और कुछ के रंग भी बदल गए होंगे।